दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे चर्चा में चल रहे रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ई रूपी के बारे में। ई रूपी जो है रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल करेंसी है। अब आपने डिजिटल करेंसी का नाम तो पहले भी बहुत सारे न्यूज़ में सुन के रखा होगा, क्योंकि दुनिया में पहले से ही बहुत ढेर सारे डिजिटल करेंसियां या एग्जिस्ट करती हैं जो क्रिप्टो के फॉर्म में है, जैसे बिटकॉइन, डोजेकॉइन और भी बहुत सारे इथेरियम इत्यादि। इस तरह के कई नाम आपने सुने होंगे जो क्रिप्टोज के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इन क्रिप्टोज की बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये किसी अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती है। हम कई बार देखेंगे कि इनका दाम बहुत तेजी से ऊपर उठता है और फिर अचानक ही बहुत तेजी से गिर जाता है। ऐसा अगर हम किसी देश की मुद्रा के साथ कर दें तो काफी दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए कई बार ये मांग किया जाता है कि इनको रेगुलेट किया जाए। आरबीआई भी इससे रिलेटेड अपने कंसर्न कई बार जारी कर चुका है, कई बार ग्राहकों को सचेत कर चुका है। लेकिन अगर बात की जाए कि भविष्य की अगर बात की जाए तो अगर हम भविष्य की तरफ देखेंगे तो डिजिटल करेंसी एक लेन देन का एक बहुत बड़ा जरिया होने वाला है। इसलिए हाल ही में अगर हमने देखा है कि आरबीआई ने अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसको हम ई रूपी नाम से जानते हैं। ई रूपी के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी कहेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये कॉन्टैक्टलेस, इससे का बेनिफिट, इससे क्या होगा, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन होगा। ये एक फिएट करेंसी है, मतलब सरकार द्वारा जारी की गई मुद्रा है, ठीक है। अब डिजिटल करेंसी आगे हम अगर ट्रांजैक्शन की बात करें, ई रूपी का एक्सचेंज जो है 1 to 1 होगा। जैसा कि हम यूपीआई भी यूज करते हैं, तो अगर हम देखें कि यूपीआई कैसे डिजिटल करेंसी से अलग हो जाता है, यूपीआई भी एक तरह से हार्ड करेंसी का ही फॉर्म है, ठीक है। वो यूपीआई डिजिटल करेंसी से अलग कैसे हो जाता है? जैसे यूपीआई का हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम कहेंगे कि हमने शॉप पे मैं गया और मैंने स्कैन किया और दुकानदार के पास चला गया, ये तो मेरा 1 to 1 हुआ। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा अकाउंट जो है बड़ौदा में है और डीलर का जो दुकानदार का अकाउंट जो है एसबीआई में है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हम एक मीडिएटर का यूज करते हैं। और वो मीडिएटर जैसे हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, एक्स्ट्रा, ये जो सभी है ना, ये जो आपके जो फोन वॉलेट्स आते हैं, डिजिटल वॉलेट या ये डिजिटल ऐप आते हैं जो यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप्स, ये हमारे मीडिएटर का काम करते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी के केस में ये मीडिएटर का काम खत्म हो जाएगा और इसका ट्रांजैक्शन जो है 1 to 1 होगा, ठीक है। इसकी मतलब हमें अगर किसी को इसको पहुंचाना है तो हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होगी। हम डायरेक्ट उसको एक, जैसे मेरे पास 5000 रुपए हैं और मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं जाऊंगा, कैश अगर है मेरे पास तो मैं जाऊंगा दुकानदार को दूंगा 1 to 1, जैसे मैंने उसको कैश दिया और मुझे जो सामान लेना है मैं वो पैसा लेके आ जाता हूँ। सेम वैसे ही डिजिटल करेंसी के केस में होगा कि मैं गया और मैंने स्कैन किया या जो भी मेथड आगे रिजर्व बैंक उसको बताती है, तो उसके द्वारा उसको मैंने वो पैसे दिए और अपना सामान लेके मैं आ जाऊँ, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस तरीके से, ये भी जो है ब्लॉकचेन पद्धति पर है। जैसे बिटकॉइन वगैरह भी आते हैं, ये भी एक ब्लॉकचेन पैटर्न पे ही देखने को मिलेगा, जिससे इसको हैक करना या इससे क्या होता है कि इससे जो रिलेटेड रिस्क आते हैं, हैकिंग या और अन्य रिस्क आते हैं, वो जो है वो कम हो जाते हैं। और डिजिटल करेंसी जो है ये फ्रीली कन्वर्टेबल है। इसको हम जब चाहे तब कैश के फॉर्म में तुरंत चेंज कर सकते हैं और इसके लिए हमें बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं होगी। नो नीड ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है। लाइक अ नोट, जैसे मैंने बताया कि नोट के लिए हमें किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, हमारे पास पैसा रहना चाहिए। वैसे सेम इसके साथ अगर हमारे पास डिजिटल करेंसी है तो हम कभी भी इसको कैश के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड या कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक टर्म बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है जिससे आप कभी कंफ्यूज हो जाएगा, सीबीडीसी। सीबीडीसी से हमारा मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल करेंसी। अब भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा केंद्रीय बैंक है,
तो दुनिया में पहले से ही बात हो की जा रही थी कि डिजिटल करेंसियों को रेगुलेट किया जाए, तो आरबीआई इसमें अग्रणी निकला और उसने सब पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी, ठीक है, जो जिसका नाम है ई रूपी। ठीक, अभी ये जो ई रूपी है होलसेल फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया? होलसेल फॉर्मेट में, ठीक है। अब पूछेंगे कि रिटेल सेक्टर में क्यों नहीं लॉन्च किया गया, तो नहीं, रिटेल सेक्टर में भी जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर आरबीआई ने कहा है कि जल्दी इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसके बेनिफिट को हम देख लेते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सबसे डिजिटल करेंसी के आने के सबसे बड़े बेनिफिट ये होगी, चूंकि ये आरबीआई द्वारा रेगुलेट कराई जाएगी, तो इससे हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। चूंकि अगर ये डिजिटल है, आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा, तो अगर किसी ऐसे टेररिस्ट ग्रुप के पास जाता है या अगर हम कहें कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसका उपयोग किया जाता है, तो आरबीआई जब इसको रेगुलेट करती है तो आरबीआई इसको फ्रीज भी कर सकती है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट खासियत हम देखते हैं, नेवर लॉस्ट एंड डैमेज, इधर कभी खोएगी और ना ही कभी डैमेज होगी। मतलब पर्स खो गया तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास डिजिटल करेंसी थी, ठीक है। सेव ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड स्टोरिंग। तो जो प्रिंटिंग डिजिटल करेंसी के आने से जो प्रिंटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको ले जाने में, उसको स्टोर करने में, जो नोट को स्टोर करने में जो खर्च लगता है वो बचेगा। दूसरा, नोट निर्माण में कागज का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, और कागज किससे बनता है? पेड़ पौधों से बनता है। तो पेड़ पौधे बहुत अत्यधिक मात्रा में काटे जाते हैं कागज निर्माण के लिए। तो जब डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो हमें डिजिटल करेंसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना था मैंने यहाँ आपको बता दिया। ये टॉपिक हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है इससे जरूर एक सवाल पूछने को देखने को मिल जाए, ठीक है। सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप सभी का ध्यान देखने के लिए, चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।